हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने चैप्टर पढ़ के क्वेश्चंस को छांटा है और कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में ऑलरेडी दे रखे थे, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 से यूनिट 4 तक की, क्योंकि यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है आपकी अभी तक उसके क्वेश्चंस रेडी नहीं हुए हैं और उनके ना ही आंसर्स रेडी हुए हैं, इसीलिए यूनिट 1 से यूनिट 4 के बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यूनिट नंबर 1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ट्रांसलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेनेशन देना है, वो भी ब्रीफ, मतलब थोड़े से में थोड़ा सा ही बताना है और ज़्यादा नहीं बताना। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, तो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है हियर आपको एक्सप्लेन करना है दैट व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एंड हाउ इट्स वर्क, कि ट्रांसलेशन क्या है और वो किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ट्रांसलेशन क्या है, तो वो कुछ इस तरह है कि ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी दैट एम्स एट कन्वेनिंग मैसेज और मैसेजेस ऑफ गिवन लिंग्विस्टिक डिस्करेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका काम होता है कि वो किसी मैसेज को या फिर किसी मीनिंग को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है, कन्वे करे। तो ये उसका काम होता है। देन उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है सोर्स लैंग्वेज, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट होता है। उसके बाद कोई ट्रांसलेटर या फिर ट्रांसलेशन की मशीन उसे ट्रांसलेट करती है। देन और वो ट्रांसलेट होने के बाद टारगेट लैंग्वेज में पहुंच जाता है, जो कि होती है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कहलाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देखें तो सर्टेनली रिफ्लेक्ट द ट्रांसलेशन एज अ कल्चर ट्रांसमिशन, सॉरी, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन ट्रांसलेशन एज अ कल्चर ट्रांसमिशन। ठीक है, जो ट्रांसलेशन है एज अ कल्चर ट्रांसमिशन, वो क्रिटिकल रिफ्लेक्ट क्यों है, मतलब काफ़ी कठिन क्यों है करना, अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें तो ट्रांसलेशन में हाउ कल्चर अफेक्ट्स ट्रांसलेटर वाइल ट्रांसलेटिंग समथिंग। ठीक है, तो जो कल्चर है वो किसी ट्रांसलेटर को किस तरह अफेक्ट करता है वाइल ट्रांसलेटिंग समथिंग। ठीक है, तो जब कोई ट्रांसलेटर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करता है, तो जो कल्चर होता है वो उसे उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू कर देता है, जैसे कि लाइक इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, सॉरी, ओरिजिनल लैंग्वेज जो है या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग टारगेट लैंग्वेज में ढूंढना कठिन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो सिंदूर, जो कि हिंदू रिलीजन का एक काफ़ी पवित्र चीज़ मानी जाती है, अगर उसका वर्ड आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ये मिल जाए, कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, जैसे कि रेड पाउडर, इस टाइप का, जो कि होता है, सिंदूर रेड कलर का होता है, इसलिए उसको रेड पाउडर कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये पर उसका प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हिंदू रिलीजन में यूज़ किया जाता है, जो कि पवित्र होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इंटरप्रेटिंग एंड इट्स डिफरेंट काइंड। जो इंटरप्रेटिंग है उसको किस तरह इस एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ डिफरेंट काइंड्स भी हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स भी हैं, उन्हें भी बताना है। सो इंटरप्रेटिंग इज अ क्वाइट सिमिलर एज अ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर वर्क्स विद रिटन टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटर वर्क्स विद स्पोकन टेक्स्ट। सो जो ट्रांसलेशन है वो इंटरप्रेटिंग से थोड़ा सा मैच खाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेटर है वो वर्क करता है रिटन टेक्स्ट के साथ, उसे एक रिटन मैसेज दे दिया जाता है, उसे ट्रांसलेट करना होता है। बट जो इंटरप्रेटर होता है उसका काम होता है कि स्पीकर के द्वारा बोला गया किसी भी मैसेज को फटाफट वो ट्रांसलेट करे और उसे ट्रांसमिट कर दे। तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। फिर काइंड ऑफ इंटरप्रेटिंग्स होते हैं, तो कंसर्नेटिव इंटरप्रेटिंग एंड सिमिल्टेनियस इंटरप्रेटिंग, ये 2 टाइप्स के इंटरप्रेटिंग है जो बताए गए हैं। इनके बारे में सेपरेट वीडियो बन रखी है, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। देन 4th क्वेश्चन आता है कि स्किल्स इंटरप्रेटर शुड नीड। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो इंटरप्रेटर बनना चाहता है उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। सो जो इसका आंसर आता है वो कुछ इस तरह आता है कि हैव एक्टिव लिसनिंग स्किल्स एंड स्ट्रीव टू इम्प्रूव देम थ्रू सेल्फ ट्रेनिंग। तो उसके पास सुनने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर का काम ही होता है कि वो सुने और मैसेज को फटाफट ट्रांसमिट करे। अगर वो सुनने में अच्छा है तो वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकता है बाय द ट्रेनिंग। हैव गुड मेमोरी
डिटेक्शंस स्किल, उसके पास गुड मेमोरी स्किल्स होनी चाहिए कि मतलब वो किसी चीज़ को पढ़े या फिर सुने उसको याद रख सके। बी एबल टू टेक नोट्स ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन असाइनमेंट टू इंश्योर एक्यूरेसी, वो इतना एबल होना चाहिए इंटरप्रेटर जो भी बनना चाहता है कि वो इंटरप्रिटेशन के टाइम नोट्स बना सके, असाइनमेंट्स से नोट बना सके, ठीक है, उसी टाइम पर। तो ये होगा, उससे उसको हेल्प हो जाएगी बाद में, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे दी गई है वो फटाफट उनसे नोट्स बनाए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करे। बी एबल टू मेंटली ट्रांसपोज एंड विजिबली इनटू द टारगेट लैंग्वेज, और उसे जो टारगेट लैंग्वेज है उसे टारगेट लैंग्वेज की अच्छी से समझ होनी चाहिए, इसी तभी वो एक अच्छा इंटरप्रेटर बन पाएगा। तो ये कुछ स्किल्स थी जो कि उसके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट बेसिस इथिकल कोड्स दैट एन इंटरप्रेटर शुड फॉलो, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि इंटरप्रेटर को फॉलो करने चाहिए जब वो कोई इंटरप्रिटेशन का वर्क करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्क पॉइंट है वो है कि इंटरप्रेटर शैल कीप ऑल असाइनमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली, जो भी इंटरप्रेटर है उसको जितने भी असाइनमेंट्स के नोट्स दिए जाते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको सबको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ठीक है, अपने तक ही रखे, ये नहीं कि समाज में या फिर पब्लिक प्लेस पे उन्हें बताए असाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। इंटरप्रेटर शैल लिसन और रीड अ मैसेज फेथफुली एंड ऑलवेज इंटरप्रेटर द मैसेज करेक्टली। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है कि जो इंटरप्रेटर है उसे स्पीकर के द्वारा बोले गए मैसेज को सही से सुनना चाहिए, फेथफुली सुनना चाहिए, ठीक है। फेथफुली सुनने का मतलब है कि उस मैसेज में वो कोई भी शब्द ना ही ऐड करे और ना ही काटे, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बताया गया। तो लिसन द मैसेज फेथफुली, अच्छे से सुने, ऑलवेज इंटरप्रेटर द मैसेज करेक्टली, और जब भी वो किसी मैसेज को इंटरप्रेट करे तो बिल्कुल करेक्टली करे। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है कि इंटरप्रेटर शैल नॉट ऐड आर गिवन देयर ओन पर्सनल ओपिनियन इन द मैसेज, ऑलवेज इंटरप्रेट द मैसेज। सो जो इंटरप्रेटर है उसे किसी भी इंटरप्रिटेशन के वर्क में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं देना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज को उसमें ऐड नहीं करना चाहिए, जितना उसे इंटरप्रिटेशन के लिए दिया गया है सिर्फ उसे उतना ही इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो ये कुछ कोड यूनिट्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, इज़ इक्विवेलेंसी पॉसिबल इन ट्रांसलेशन। इक्विवेलेंसी का मतलब होता है समानता, ठीक है, कि जो ट्रांसलेशन है वो इक्विवेलेंसी हो सकती है उसमें पॉसिबल, तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज़ मैनी रीजंस। अगर आप किसी मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं अनदर लैंग्वेज में तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मीनिंग है उसका ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपको मिलेंगे ही नहीं, कुछ लैंग्वेजेस में उनका मीनिंग ही नहीं होगा। तो ये होती है प्रॉब्लम कि इक्विवेलेंसी नहीं है अनदर लैंग्वेजेस में, है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद हम आते हैं कुछ पॉइंट यूनिट नंबर 2 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको डिफाइन करना है, मतलब इनकी आपको डेफिनेशन देनी है, शॉर्ट में डेफिनेशन देनी है, ठीक है। आइडियलिक्ट, रजिस्टर, डिलिक्ट एंड स्टाइल। तो इनकी डेफिनेशंस कुछ यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। आइडियलिक्ट का मतलब होता है द लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न ऑफ वन इंडिविजुअल एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एक ऐसी लैंग्वेज या फिर स्पीकिंग का एक पैटर्न जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम का मतलब कि कुछ देर के लिए हम उस पैटर्न को यूज़ करेंगे स्पीकिंग के लिए, और उसके बाद वो पैटर्न को चेंज करके हम अनदर पैटर्न में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर आप ऑफिस वर्क पे हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिशियली बात करनी होगी पीपल से, ठीक है, ऑफिशियली कम्युनिकेशन करना होगा। आप अनऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे जो पैटर्न यूज़ किया जाता है वो इंडिविजुअली और पर्टिकुलर होता है एट अ पीरियड ऑफ लाइफ के किसी भी पीरियड के लिए। इसके बाद आता है रजिस्टर्स। अ रजिस्टर इज लिंग्विस्टिक इन द वे ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स, स्पेलिंग और ग्रामर। तो रजिस्टर इन लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स का एक शाखा ब्रांच है। इन वे ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स एंड स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है। तो इसके अगर हम रजिस्टर में देखें तो जो लोग होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ करते हैं एक ही बात को समझाने में, ठीक है। स्पेलिंग्स का यूज़ करते हैं, ग्रामर्स का यूज़ करते हैं, टॉक और राइट डिफरेंटली, ठीक है। बोलते भी अपने तरीके से हैं अलग, और डिफरेंटली लिखते भी अलग तरीके से हैं, ठीक है। तो हर किसी पर्सनल व्यक्ति का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, उसके पास अपने तरीके होते हैं किसी चीज़ को समझाने के या लिखने के।
तो यहाँ पे ये बताया गया है। टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में लोग अलग अलग टाइप्स के शब्दों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स और ग्रामर का यूज़ करते हैं। दे माइट बी मोर पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो स्ट्रेंजर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं। और दे विल बी मोर रिस्पेक्टफुल फॉर देयर बॉस एट वर्क्स, ठीक है, और वो अपने वर्क पर, मतलब जहाँ पे वो वर्क प्लेस है वहाँ पे वो अपने बॉस के साथ रिस्पेक्टफुल बात करते हैं, ठीक है, अनऑफिशियली बात नहीं करते हैं। तो ये होता है कि हम कुछ ऐसे शब्दों का अलग से यूज़ करते हैं अलग टाइम के लिए। इसके बाद आता है डिलेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बोली, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे बोली, भारत में कई सारी बोलियों का यूज़ किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग टाइप की बोली मिलेंगी। सो द डेफिनेशन ऑफ डिलेक्ट इज़ दैट वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। तो डिलेक्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कितनी सारी वैराइटीज़ हैं। एक लैंग्वेज में कई सारी वैराइटीज़ हो सकती हैं, उसमें कई सारी बोलियां हो सकती हैं, ठीक है। तो विच हैज़ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, जिनके पास अपना अलग अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब बोलने का तरीका, उनके पास अपनी ग्रामर होती है, ठीक है। और वोकेबलरी, उनके पास वोकेबलरी शब्द अलग होते हैं। देन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कल्चर, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है किसी कल्चर की, उससे वो अलग होती है। एन एग्जाम्पल डिलेक्ट इज कॉन्स्टिट्यू कैंटोनिस टू द चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। डिलेक्ट इज़ अ कैंटोनिस, जो कैंटोनिस है वो एक चाइनीज़ लैंग्वेज की एक बोली है, ठीक है, उपभाषा भी कहलाती है जो कि, तो चाइनीज़ लैंग्वेज की एक भाषा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाइल। तो स्टाइल का सिंपली हम कहें तो हम किन शब्दों के द्वारा अपने मैसेज को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, वो हमारा स्टाइल कहलाता है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टाइल रेफर टू अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक स्पीकिंग पैटर्न, ठीक है, तो वो उसके स्पीकिंग पैटर्न से जुड़ा होता है, रेफ़र करता है। स्टाइल रेफ़र करता है किसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक स्पीकिंग पैटर्न। इट इंक्लूड्स सच फीचर्स और एज डिस्ट्रिक्टनेस और इनडायरेक्टनेस, directness and indirectness, pacing and pausing, word choose, and the use of such element as jokes, figures of speech, stories, questions and apologies, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के बात करने के जो पैटर्न होता है, स्टाइल उसको रेफ़र करता है। ये इंक्लूड करता है लगातार बोलने को, मतलब पेसिंग एंड पॉजिंग, रुक रुक के बोलने को, ठीक है। किन शब्दों का यूज़ किया गया है, वर्ड चूज़, एंड यूज़ सच एलिमेंट्स एज जोक, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं कुछ व्यक्ति, जैसे कि जोक्स हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, स्टोरीज़ का यूज़ करते हैं बात करते टाइम, या फिर क्वेश्चंस का। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी व्यक्ति के बोलने के तरीक़ों को अलग बनाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डिफाइन इट, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है उसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह आप डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑल्सो स्टैंडर्ड वैरायटी, स्टैंडर्ड डिलेक्ट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इज़ अ लैंग्वेज वैरायटी दैट हैज़ अंडरगॉन सब्स्टिट्यूशनल codification of grammar and uses and is employed by population of public communication. सो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि एक छोटे से ग्रुप की नहीं, बल्कि एक बिग, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है, इन अ पब्लिक कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम इंडिया में देखें तो जो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक तरह से पब्लिक प्लेस पे भी यूज़ की जाती है, ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन की है। और दूसरा वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका अपना ग्रामर है, ठीक है, जिसके पास अपनी ग्रामर है, अपने सब सिचुएशन कॉडिफिकेशंस हैं, और उसको काफ़ी बड़े मात्रा में काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ 4 पार्ट प्रोसेस। किसी भी लैंग्वेज को अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो उसके 4 तरह के प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है। सो जो फर्स्ट है, अ वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल वेराइटीज़। जो भी लैंग्वेज है उसको, जो लैंग्वेज अवेलेबल हैं उनमें से चुना जाएगा किसी एक लैंग्वेज को, ठीक है। उसके बाद आएगा द चूजन वैरायटी इज़ कोडिफाइड थ्रू द राइटिंग स्टैंडर्ड ग्रामर एंड मैनुअल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, टीजर्स, रेफरेंस बुक, डिक्शनरीज एक्सेट्रा।
जो भी लैंग्वेज को चूज़ किया गया है फिर उसको कोडिफाइड किया जाएगा बाय द राइटिंग के द्वारा। कोडिफाइड का मतलब कि उसे और अच्छा बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। कोडिफाइड किया जाएगा, उसमें ग्रामर को ढूंढा जाएगा, ठीक है। उसमें प्रोनाउंसिएशंस को किस तरह प्रयोग करना है ये देखा जाएगा। फिर उसके ऊपर रेफरेंस पर बुक्स लिखी जाएंगी, उसकी डिक्शनरीज बनेंगी, उसके शब्दों की डिक्शनरीज को तैयार किया जाएगा। इसके बाद देयर इज़ अ एलाबोरेशन ऑफ लैंग्वेज वेयर द फॉर्मल पब्लिक डोमेन्स इज दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड, ठीक है। तो फिर एक फॉर्मल पब्लिक डोमेन्स होते हैं, एक तरह की पब्लिक मीटिंग होती है जिसमें लोगों को लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए बताया जाता है। तो वो वहाँ पे आएंगे और उस लैंग्वेज को चूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि वो काम कर रही है सही से या नहीं। इसके बाद दैट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज गेट्स वाइड एक्सेप्टेंस विद द कम्युनिटी एंड देन लोगों के द्वारा यूज़ की गई है लैंग्वेज को अगर वो लोग जो कम्युनिटी है वो समझती है कि ये लैंग्वेज ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। गेट वाइड एक्सेप्टेंस विद द कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसे फिर पब्लिक प्लेस के लिए खोल दिया जाएगा, मतलब पब्लिकली लोग उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में हिंदी लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। यूएसए में जो इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। रशिया में जो रशियन है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। बट अगर रशिया में आप देखें तो जो लोकल प्लेसेस है वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। तो उसको सिर्फ उस क्षेत्र के लोग ही समझ सकते हैं, बट जो रशियन है उसको पूरे रशिया में अगर आप किसी से बोलते हैं तो वो समझ पाएंगे। देन इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे आपको वही फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है। तो इक्विवेलेंसी, एनालाइज, रिस्ट्रक्चरिंग। तो देखते हैं इक्विवेलेंसी क्या है। फॉर लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स ट्रांसलेशन इज एक्चुअली अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सो जो स्कॉलर्स हैं लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की है। ट्रांसलेशन इज़ एक्चुअली अप्लाइड फॉर लिंग्विस्टिक्स। जो ट्रांसलेशन है उसे अप्लाई किया जाता है लिंग्विस्टिक। इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पर्सन एक्चुअली डिकोड द सोर्स लैंग्वेज। सो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें कोई व्यक्ति एक मैसेज को डिकोड करता है इन द सोर्स लैंग्वेज में एंड ट्राइज टू फाइंड द इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सिम्बल्स एंड प्रोड्यूस इट इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो जब किसी मैसेज को डिकोड किया जाता है टारगेट लैंग्वेज में तो उससे पहले टारगेट लैंग्वेज में ओरिजिनल टेक्स्ट के मैसेजेस का जो मीनिंग है उन्हें ढूंढा जाता है। अगर इक्विवेलेंट मीनिंग मिल जाती है, एकदम प्रॉपर मीनिंग वही मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है इक्विवेलेंसी, कि उसमें समान शब्द के आंसर्स मिल गए हैं। मीनिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। फॉर लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंसी इज अचीव्ड इफ़ द टारगेट लैंग्वेज in specific linguistic medium carries the same intended meaning or message that the source language carries, ठीक है। इक्विवेलेंसी तब मानी जाएगी जब टारगेट लैंग्वेज में सोर्स लैंग्वेज के मीनिंग वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग मिलेगी। अगर टारगेट लैंग्वेज जैसे कि सपोज करिए ये हमारी सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज है हमारी ये हमारी सोर्स लैंग्वेज है और यहाँ पे हमारी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है, ये मैसेज है। अगर इस शब्द का मीनिंग आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाता है तो ही इक्विवेलेंसी कहलाएगी, बट अगर नहीं मिलता तो वो इक्विवेलेंसी नहीं कहलाएगी। इसी तरह तो ये कठिन होता है सेम मीनिंग ढूंढना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालाइज ऑफ सोर्स टेक्स्ट। जो सोर्स टेक्स्ट है उसे एनालाइज करना। अ ट्रांसलेटर एनालाइज द सोर्स टेक्स्ट फीचर at all levels of to form a pool of translation difficulties। जो भी ट्रांसलेटर होगा वो ओरिजिनल मैसेज या फिर सोर्स टेक्स्ट है उसके सबको उसके जो फीचर्स हैं उन्हें एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज का मतलब कि डीपली समझने की कोशिश करेगा और उसकी जो ट्रांसलेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें भी समझेगा। डीपली समझने का मतलब कह सकते हैं कि जो सोर्स टेक्स्ट है उसके अंदर जितने भी वर्ड्स का यूज़ किया गया उनकी डीप मीनिंग क्या है एंड फाइंड द रिलेवेंट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो एक रिलेवेंट सोल्यूशन को ढूंढेगा। द ट्रांसलेशन ब्रीफ, ट्रांसलेशन परफेक्ट इस एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स एंड ट्रांसलेशन एनालाइज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ
ओरिएंटेड ओरिएंटेड। इसके बाद होगा कि जब वो सिचुएशन को समझ लेगा और जो सोर्स टेक्स्ट है उसके शब्दों का जो मीनिंग है प्रॉपरली ढूंढ लेगा, देन उसके बाद होगा द ट्रांसलेटर ब्रीफ इज़ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद वो एक छोटे से उसमें उन शब्दों को समझाने की कोशिश करेगा। एंड ट्रांसलेशन एनालाइज द लार्जली सोर्स ऑफ टेक्स्ट ओरिएंटेड। और उसके बाद एक बड़े, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े सोर्स टेक्स्ट को फिर पढ़ेगा। ठीक है, पहले वो शुरुआत छोटे से करेगा, उसके बाद वो बड़े तक जाएगा। फिर आता है रीस्ट्रक्चरिंग। दिस इज़ फाइनली स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। इन दिस स्टेप ट्रांसलेटर फाइंड द एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी टू फाइंड द ओरिजिनल टेक्स्ट। यहाँ पे टी आएगा, सॉरी यहाँ पे टी लिखा नहीं गया, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट इनटू टारगेट लैंग्वेज। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि मैसेज को फिर दोबारा से बनाया जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट को, सारे शब्दों को ढूंढ लिया जाएगा और उसके बाद उसे टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो ये फाइनल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 3 स्टेज सिस्टम ऑफ इन ट्रांसलेशन टू निडा। ठीक है, जो निडा है जो कि एक ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक है, और स्कॉलर्स भी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है ट्रांसलेशन के क्षेत्र में, तो उनका जो ट्रांसलेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में बताना है। तो उन्होंने 3 तरह के स्टेज बताए हैं। एनालाइज, जो कि अभी हमने बात की, ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफ़र और फिर आता है रीस्ट्रक्चरिंग। एनालाइज का मतलब कि टेक्स्ट को सीधे एनालाइज किया जाएगा, अच्छे से उसकी डीप मीनिंग को समझा जाएगा, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा अनदर लैंग्वेज में। ठीक है, और रीस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सा बात होता है कि उसकी ग्रामेटिकल मीनिंग्स को चेक करके उसे चेंज कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड इन सेम सेंस फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, इफ़ नॉट वाई। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू ट्रांसलेट करना वर्ड इन सेम सेंस फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज में जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं सेम सेंस को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना क्या ईजी है या फिर ये पॉसिबल है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताने हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ मीनिंग इन एनी वर्ड इन टारगेट लैंग्वेज बिकॉज इन एवरी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन अ सम ऑफ लैंग्वेज हैज़ नो मीनिंग ऑफ सोर्स लैंग्वेज ऑफ वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये डिफ़िकल्ट है टू फाइंड अ मीनिंग इफ़ एनी वर्ड इन टारगेट लैंग्वेज। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि टारगेट लैंग्वेज में आप सोर्स लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को ढूंढ सकें। ठीक है, ये काफ़ी कठिन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर मीनिंग के वर्ड को ढूंढना तो कठिन है ना, उसकी प्रॉपर मीनिंग आपको नहीं मिलेगी, उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा, उसकी मीनिंग मिल जाएगी, पर उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलेगी जिस तरह का वो सेंस बनाती है। तो ये एक तरह से कठिन है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर थोड़े थोड़े दिए गए हैं, आपको आंसर्स ज़्यादा लिखने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंटिव बिटवीन फॉर्मल इक्विवेलेंसी एंड डायनेमिक इक्विवेलेंसी। फॉर्मल इक्विवेलेंसी और डायनेमिक इक्विवेलेंसी है, उनमें जो डिफरेंट है उनको बताना है। पॉइंट है वो है फॉर्मल इक्विवेलेंसी का, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो व्हेन अ लैंग्वेज इज़ ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज, जब भी कोई एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि सेम मीनिंग को ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि किसी लैंग्वेज में किसी शब्द का मीनिंग मिलेगा और किसी और लैंग्वेज में उसी शब्द का मीनिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस इन अ फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट द सेम एज दैट आर वर्ड फ्रेजेस इन अनदर सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में जो वर्ड और फ्रेजेस का यूज़ किया गया है वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे आपको। द अप्रोच टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड फॉर्मल इक्विवेलेंसी। इस तरह की जो अप्रोच होती है ट्रांसलेशन की, ठीक है, उसको हम फॉर्मल इक्विवेलेंसी कहते हैं। तो अगर हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में जो शब्द हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी मीनिंग हम देखें तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स मिलेगी। ठीक है, और वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में शब्द हैं, अगर उनको हम हिंदी लैंग्वेज में देखें तो डिफरेंट मीनिंग मिलेगी। तो ये होते हैं कुछ टाइप के पॉइंट्स। इसके बाद आता है डायनेमिक इक्विवेलेंसी। डायनेमिक इक्विवेलेंसी द टर्म एज ही ओरिजिनल कॉइंड
इज़ द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन इन विच द मैसेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट हैज़ बीन सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द रिसेप्टर मतलब रिसीवर लैंग्वेज दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसेप्टर इज इसेशनली लाइक दैट द ओरिजिनल रिसेप्टर्स रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो डायनेमिक इक्विवेलेंसी होता है इसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं अगर हमें सेम मीनिंग मिल जाती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है तो वो डायनेमिक कहलाता है। ओरिजिनल टेक्स्ट में जो मैसेज की मीनिंग दी गई है वही हमें रिसीवर लैंग्वेज में या फिर टारगेट लैंग्वेज में मिल जाती है तो वो डायनेमिक इक्विवेलेंसी कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, यूनिट 4 में आते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है इन 3-4 पॉइंट आउट्स को, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी, लिटरली ट्रांसलेशन, सीमेंटिक ट्रांसलेशन, इन 4 टॉपिक्स को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट एन एडवर्टाइजमेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट को बना दिया गया, ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा, उस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ेगा और उसे अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। वाइल ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटर जब भी ट्रांसलेटर किसी चीज़ को ट्रांसलेट करता है तो वो कीप इन माइंड अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को याद रखता है, जैसे कि ट्रांसलेट एडवर्टाइजमेंट शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भी वो ट्रांसलेट करेगा वो ईजी होना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, कि आम जनता भी उसे पढ़ सके। ऐसे शब्दों का यूज़ ना किया जाए, वर्ड्स का, जो कि काफ़ी कठिन होते हैं पढ़ना या फिर उनका मीनिंग को समझना, ठीक है। और दूसरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि कोई भी उसे पढ़े और फटाक से समझ जाए। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, कार्स की कंपनियाँ, वो अपने एडवर्टाइजमेंट को बनवाने के बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करती हैं और उसके बाद उसे एडवर्टाइज़ करती हैं, तो जिससे कि उनकी जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी मेड आवर वर्क्स ईजियर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये बताया गया है। सो टेक्नोलॉजी मेड आवर वर्क्स ईजियर एंड वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारे वर्क जो काम है उसे काफ़ी ईजी बना दिया है, ठीक है, आसान बना दिया है। मशीनों के द्वारा हम कई सारे लोगों का काम अकेले ही कर सकते हैं बाय द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनके द्वारा। बाय द हेल्प ऑफ technology we can translate one language in another language, it known as computer aided translation और कैट। ठीक है, तो जो डिवाइसेस है उनके द्वारा हम अपने काम को ईजियर कर सकते हैं। और जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, तब से ही ट्रांसलेट के जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, हम मशीन के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ईजी। तो ये जाना जाता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन या फिर इसको कैट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरल ट्रांसलेशन। डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट डन बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली। और जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है उसको हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें एक मैसेज के हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करके रखा जाता है, ठीक है, उससे सेंस बनेगा या नहीं बनेगा या फिर वो पढ़ने में समझ आएगा नहीं आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे सेपरेटली हर वर्ड का ट्रांसलेट किया जाता है विदाउट लुकिंग एट हाउ द वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ फ्रेजेस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो वर्ड्स हैं उनको सिर्फ सेपरेटली ट्रांसलेट किया जाता है, ये नहीं देखते कि उनकी जो मीनिंग निकल रही है या फिर जो सेंटेंस की मीनिंग है वो डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, इससे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है सीमेंटिक ट्रांसलेशन इज सेट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ नेचुरलनेस ऑफ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज। अब वहीं जो सीमेंटिक ट्रांसलेशन है ये एकदम डिफरेंट है। अब यहाँ पे किसी भी मैसेज को पढ़ा जाएगा, ठीक है, उसे ट्रांसलेट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो मैसेज की ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल मीनिंग है वही टारगेट लैंग्वेज में भी ओरिजिनल मीनिंग उसकी निकले। ऐसा ना हो कि उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सीमेंटिक में ये देखा जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम बात करते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या यूज़ है।
तो आपको भी पता होगा बेसिकली इंटरनेट का जब डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद से इंटरनेट पर काफ़ी सारे ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन ईजिली कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू राइट दैट हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प यू इन ट्रांसलेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो टेक्नोलॉजी है उसने आपकी हेल्प किस तरह की। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही है, इसके ये हिंट्स हैं, आपको आंसर खुद बनाना होगा। लाइक वी हैव सम ऑफ टूल्स ऑन इंटरनेट विच हेल्प अस टू ट्रांसलेट मैसेज इन अनदर लैंग्वेज। ठीक है, तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसी मैसेज को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में। तो जैसे कि वो टूल्स हैं गूगल ट्रांसलेटर हो गया, याहू ट्रांसलेटर हो गया, एंड देयर आर मैनी ऐप्स फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी सारी ऐप्स को बनाया गया है जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन है उसका क्या रोल है मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन बेसिकली आप जानते होंगे, मास कम्युनिकेशन में होता है कि जीडीपी जो होती है किसी देश की उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, इस तरह की चीज़ों का भी पढ़ाई होती है मास कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन में ट्रांसलेशन का किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया ट्रांसलेशन हैज़ अ मेजर रोल विच मैनी एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया कंपनीज निगलेक्ट। ठीक है, ट्रांसलेशन का काफ़ी मेजर रोल है, या कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, विच मैनी एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया कंपनीज निगलेक्ट, जिसमें कि काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग की जो कंपनीज हैं और मीडिया है उन्होंने इसे साफ मना कर दिया। ठीक है, निगलेक्ट कर दिया। ट्रांसलेशन एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसलेशन एक ऐसी एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें हम लैंग्वेज है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं डीप तक, ऑडियंस एंड अदर एस्पेक्ट्स वाइल प्रमोटिंग द प्रोडक्ट आर न्यूज इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। सो किसी भी ऑडियंस जो होते हैं उनके लिए किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे हम किसी एडवर्टाइजमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर न्यूज़ को भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आए उन्हें अगर किसी अनदर कंट्री में सेल्स करना है तो उससे पहले उसको ट्रांसलेट करके बनाना होगा। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को भी ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट राइट मोर लॉन्ग आंसर, तो ये एक छोटा सा सिर्फ उसकी डेफिनेशन है, आपको काफ़ी बड़ा आंसर लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट बिटवीन सेंस टू सेंस एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, सेंस टू सेंस एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आपको डिफरेंट बताना है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब है कि किसी भी मैसेज को पर्टिकुलरली हर एक वर्ड को सेपरेटली ट्रांसलेट करना, और सेंस टू सेंस का मतलब है कि कोई मैसेज आपको दे दिया गया, अब आपको उसको ट्रांसलेट करना है, बट उसका सेंस जो है वो सेम होना चाहिए या फिर सेंस बनना चाहिए। पर अगर आप और ये दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं, ठीक है, तो इस तरह आपको इसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन दैट आर पॉसिबल। ऐसे ट्रांसलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। तो वो टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। इतने 8 तरह के टाइप्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन: सीमेंटिक ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन, ऑफिशियली ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसलेशन एंड नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन। तो ये कुछ 8 तरह के ट्रांसलेशन हैं जो कि टाइप्स हैं। तो इनके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, तो आप चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर की वीडियो में मैंने इन सबको डिस्कस किया हुआ है प्रॉपरली, तो आप वहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं, या फिर आप चैप्टर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनके नोट्स ले सकते हैं और आप उन नोट्स से भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने यूनिट 4 तक के सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। यूनिट 5 की वीडियो ही सेपरेटली अलग आएगी क्योंकि अभी उसके नोट्स तैयार नहीं हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी ट्रांसलेशन स्टडीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।